नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। क्या विपक्ष ने 21 नेताओं ने नरेंद्र मोदी बॉयकॉट पॉलिसी बनाई है? क्या एक पन्ने का एक ऐसा एग्रीमेंट तैयार हुआ है जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री कुछ करें, कुछ भी कहें, कहीं भी बुलाएं, वहां नहीं जाना है, मोदी की हर बात का विरोध करना है? आज सुबह से देश के 21 पार्टियों के सीनियर लीडर्स के बयान एक के बाद एक आए। ज्यादातर बयान रिकॉर्डेड थे। हमने गौर से इन बयानों को सुना और एक तरह की समानता देखी। शब्द भी मिलते जुलते थे, वाक्य भी करीब करीब एक जैसे ही थे। ऐसा लग रहा था जैसे मोदी का विरोध करने वाले नेताओं ने मिल बैठकर सोच समझकर एक प्लान बनाया और फिर नई संसद के उद्घाटन समारोह में न जाने का फैसला किया। मोदी का बहिष्कार करो, बुलाने पर मत जाओ, इस तरह की पॉलिटिकल पॉलिसी के लेखक कौन से बड़े नेता हैं? इनका खुलासा करते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। हिंदुस्तान की नई संसद बन रही है। लोकतंत्र का नया मंदिर खड़ा हो रहा है। लेकिन एक एक करके विपक्ष इस मंदिर से ही दूर भाग रहा है। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले ही एक एक करके 19 पार्टियां अलग हो गईं। भाईजान भी पीछे हट गए। राहुल ने 2 लाइन लिखी, पीछे हट गए। कांग्रेस ने भी वही छापा, लोकतंत्र के मंदिर का ही बहिष्कार कर डाला। एक जैसे ही टेक्स्ट लिखते लिखते 19 पार्टियां जुड़ गईं। सबके नाम फिट करते करते पूरा का पूरा पन्ना रेडी हो गया। मोदी विरोध की नई जगह तय हो गई, तारीख तय हो गई, समय फिक्स हो गया। आप सोच रहे होंगे कि देश के लिए इतना अच्छा काम हो रहा है, शुभ काम हो रहा है, तो फिर इसमें विघ्न क्यों डाला जा रहा है? जवाब सिंपल है। इस बार बहाना राष्ट्रपति हैं, निशाने पर प्रधानमंत्री हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए और उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। इससे हम सब आहत हैं। प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए। एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे, इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। वरना संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? आज हम एक बड़ा खुलासा करेंगे। नई संसद में नहीं जाना है। किस नेता ने इसकी पहली शर्त रखी? किस नेता ने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति के नाम पर सियासत करनी है? किस नेता के कहने पर यह पूरी पर्ची लिखी गई? किस नेता ने कहा मोदी नई संसद में सेंगोल ला रहे हैं, विरोधी इसलिए संसद में नहीं जा रहे? दरअसल नई संसद के बनने से किसी को दिक्कत नहीं है। नई संसद के उद्घाटन से भी किसी को कोई समस्या नहीं है। विरोधियों को प्रॉब्लम मोदी से है। मोदी की पॉपुलैरिटी से जलन, तो क्या इसीलिए बॉयकॉट उद्घाटन? एजेंडा क्लियर है। मोदी का नाम संसद की पट्टी पर आना नहीं चाहिए। जानबूझकर दलित और आदिवासी वाला एंगल डाला जा रहा है। यह नैरेटिव यूं ही नहीं बन रहा, इसे बाकायदा बनाया जा रहा है। और इसकी शुरुआत राहुल ने की। नई संसद के बॉयकॉट वाली स्क्रिप्ट 21 मई यानी रविवार सुबह 11:30 बजे ही लिख दी और राहुल के इसी ट्वीट के बाद बहिष्कार वाला खेल शुरू हुआ। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। प्रो मोदी और एंटी मोदी की डिवीजन लाइन खींच दी गई। स्क्रिप्ट संसद वाली फिट की गई। ऑपोजिशन ने बिल्कुल नई पटकथा लिख दी है। शब्द राष्ट्रपति वाले हैं,
अब शब्द देश के प्रधानमंत्री के लिए निकले हैं। मोदी विरोध के चक्कर में देश की नई संसद का विरोध शुरू हो गया और टारगेट मोदी को ही किया गया है। देश के नए संसद भवन के इनॉग्रेशन से पहले विरोधी खेमे में इतना टेंशन क्यों है? उन्हें किस बात की फिक्र है? राहुल को नई संसद में अहंकार की ईंटें क्यों दिखने लगी हैं? राहुल के करीबी लोकतंत्र में एक तंत्र की तोप वाले बोल क्यों बोलने लगे हैं? अखिलेश को नई संसद का उद्घाटन दिखावटी क्यों लगने लगा है? वो उसे संसद मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? अखिलेश की पार्टी के नेता इस ऐतिहासिक मौके पर सड़क छाप भाषा क्यों बोल रहे हैं? जिस आम आदमी पार्टी ने बजट सेशन में देश की राष्ट्रपति के भाषण का बॉयकॉट करके उनका अपमान किया, आज उसी आम आदमी पार्टी के नेता राष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे भारी भरकम डायलॉग क्यों मार रहे हैं? यह विपक्ष की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसी के तहत संसद भवन के इनॉग्रेशन के बॉयकॉट का प्लान बनाया गया है। 19 पार्टियों वाला पर्चा वायरल कराया गया है। लोकसभा में इन 19 पार्टियों का नंबर जोड़ दें तो टोटल हो जाता है 143, यानी एक तरफ मोदी के 301 और दूसरी तरफ 143। नए संसद भवन के उद्घाटन के नाम पर विपक्ष जो बखेड़ा खड़ा कर रहा है वो दरअसल कुछ और नहीं, यही नंबर गेम है और इसका सीधे सीधे 2024 से कनेक्शन है। तभी तो लोकसभा में सीट हो न हो बॉयकॉट बॉयकॉट सब कर रहे हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा में बैठे मोदी के दुश्मन यही टेप प्ले कर रहे हैं। हम लोग की सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है, हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था। उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट कर जा रहे हैं। अपोजिशन में तो जरूर हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, और जो अपोजिशन करेगी मैं उसका हिस्सा हूँगा, क्यों नहीं हूँगा। अपोजिशन को एक साथ ही रहना चाहिए, वही एक सबसे बड़ी चीज है भारत की। प्रधानमंत्री जी भी बैठ जाते, उपराष्ट्रपति जी को भी बैठा लेते, क्या ऐतिहासिक क्षण होता। पर सिंगल फोटो सिंगल फ्रेम के चक्कर में मारामारी। तो यानी सर्वे सर्वा हमारे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी सब धूल खाए मिट्टी खाए और बेइज्जती हो। पर आज प्रधानमंत्री जी संविधान का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति का सम्मान नहीं हो रहा है, उपराष्ट्रपति का सम्मान नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी सर्वे सर्वा बन गए हैं। बात यहां खत्म नहीं होती। कांग्रेस का इकोसिस्टम तो अब अपने 3 साल पुराने ट्वीट्स भी घुमा रहा है। भूमि पूजन वाला टेक्स्ट रिपीट करके मोदी के खिलाफ माहौल बना रहा है। दीदी की पार्टी के नेता आते हैं, काउंट अस आउट वाला टेक्स्ट चिपकाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मोदी विरोधी नेता कल तक मोदी महल के बहाने नई संसद भवन पर हमलावर थे, जो कांग्रेस पार्टी नई संसद को मोदी महल और मोदी के अहंकार से जोड़कर उसका दुष्प्रचार करती थी, हर घंटे 20,000 करोड़ का मोदी महल चिल्लाया करती थी, वो आज अपने द्वारा क्वाइन किए गए मोदी महल के इनॉग्रेशन में तो जाना चाहती है, लेकिन राष्ट्रपति का नाम डालकर कंडीशन अप्लाई वाला नैरेटिव दे रही है। चुनावी साल शुरू होते ही विपक्ष जो बवाल मचा रहा है उसकी एक क्रोनोलॉजी है। नए संसद भवन पर काम शुरू हुआ, विपक्ष तब भी तिलमिलाया, तब भी मोदी के खिलाफ अनाप शनाप फैलाया। राहुल को तो शुरुआत से ही दिक्कत थी। जिस दिन नई संसद की ईंट लगी थी एजेंडे पर, उसी दिन काम शुरू हो गया था। मोदी ने इसीलिए राहुल के सामने यह कहा था, हाँ, कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सिन।
आदरणीय अध्यक्ष जी, आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है। इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है। तो क्या संसद भवन के उद्घाटन पर 19 विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया गया बॉयकॉट वाला पूरा तमाशा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई है? मोदी अगर एक फीता भी काटेंगे तो विरोध होगा। क्या 24 के लिए यही विपक्ष का प्रयोग है? यह इसलिए मुमकिन लगता है क्योंकि अगर आज चुनाव हो जाएं तो मोदी को टक्कर देने में कोई नेता है ही नहीं। और यह बात अभी अभी हुए एक सर्वे में पता चली है। 10 से 19 मई के बीच देश के 19 राज्यों में हुए लेटेस्ट सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो उनका पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन होगा। इसके जवाब में 27% ने राहुल को चुना, 4% ने ममता और केजरीवाल को, 3% अखिलेश के फेवर में थे, 1% नीतीश के साथ दिखे और मोदी के नाम पर 43% लोगों ने अपनी हामी भरी। 2019 में जब यही सर्वे हुआ था तब मोदी 44% पर थे और राहुल 24% पर, मगर आज की स्थिति में ज्यादा फर्क नहीं आया है। मोदी अभी भी 43% पर हैं, राहुल सिर्फ 3% आगे बढ़ पाए हैं और 27% पर हैं। इसी सर्वे में एक दूसरा सवाल था कि अगर आज चुनाव हुए तो क्या एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी। इसके जवाब में 43% की राय हां में थी। सर्वे का तीसरा सवाल था कि आज चुनाव हो जाएं तो किसको वोट देंगे। इसके जवाब में 39% ने बीजेपी को चुना, 29% ने कांग्रेस को, 28% ने अन्य को चुना। नोट करने वाली बात यह है कि सर्वे के मुताबिक 2019 में 37% वोट पाने वाली बीजेपी 2% बढ़ रही है। इसी पैमाने पर कांग्रेस भी 19% से बढ़कर 29% पर आ रही है। इस वक्त बीजेपी प्लस में है। बावजूद इसके सर्वे में कांग्रेस को भी फायदा मिलता दिख रहा है। राहुल इसीलिए अभी से मोदी विरोधी खेमे को एकजुट करने में जुटे हैं। संसद भवन के बॉयकॉट के नाम पर 19 पार्टियों को इकट्ठा करना इसी खेल का चैप्टर है। तृणमूली पहले पार्टी है जो ये बॉयकॉट का सिद्धांत लिया, उसके बाद आस्ते आस्ते सब पार्टी शामिल हुआ। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि पार्लियामेंट का नया भवन उद्घाटन के नाम में मोदी अपना ड्रम बीट करे, तो उनका इनविटेशन के लिए तो हम इंतजार नहीं कर रहे थे। हम खुद ही सिद्धांत लिए कि हम बहिष्कार करेंगे। ये अमित शाह का बोलने पर निर्भर नहीं करता। इससे यह साबित होता है कि विरोधी तभी एकजुट होते हैं जब उन्हें अंदाजा लग जाता है कि सामने वाले को हराना नामुमकिन सा है। जब तक मोदी ऊपर रहेंगे, विरोधी 24 में बीजेपी को हरा नहीं सकते। इसीलिए 19 पार्टियों ने अपनी लाइन तय कर ली है और आज सियासत उस मोड़ पर है जहां मोदी कुछ भी करें, विरोधी उसमें मीन मेख ही निकालेंगे। एक दिन तो क्या, 1 मिनट मोदी विरोधी एजेंडा चलाना नहीं छोड़ेंगे। मैं तो सर्वप्रथम देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या आज नहीं इमरजेंसी में कर चुकी है 40 साल पहले, तो जो लोकतंत्र की हत्यारा है जो पार्टी, आज उसी के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कौन? नीतीश कुमार, आरजेडी समेत कई दल हैं। और ये तो केवल बहाना है। निशाना 2024 में मोदी के खिलाफ एकजुट होकर प्राइम मिनिस्टर्स बनने की ख्वाब है कई लोगों का। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने राहुल के साथ मिलकर बहुत सोच समझकर बॉयकॉट वाली स्क्रिप्ट लिखी है। बुधवार सुबह से जो एजेंडा चलना शुरू हुआ, शाम आते आते उसमें मोदी की नई संसद के भीतर वाली तस्वीर और एक अकेला वाली स्क्रिप्ट फिट कर दी गई। पिन पॉइंट करके मोदी के लिए तरह तरह के शब्द घुमाए गए, फॉल्स नैरेटिव बनाए गए
यानी विरोध नई संसद का नहीं, मोदी का है। अब जहां तक विरोध का सवाल है, मैं कहूंगा विरोध के बहुत अवसर आए हैं। संसद देश के लोकतंत्र का मुकुट होती है, तो इस बार तो थोड़ा राजनीति से ऊपर उठकर सोचें। यह है बड़े सवाल। वो इस पूरे बिल्डिंग के शिलान्यास पे नहीं आए, आज फिर इसको भी बॉयकॉट कर रहे हैं। याद करिए, जब सरदार पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी तो उसका भी इन्होंने बॉयकॉट किया, विरोध किया, क्यों खर्चा हो रहा है। आज दुनिया में वो सबसे बड़ी मूर्ति में लाखों लोग जाते हैं, आप भी जानते हैं। आज तक कांग्रेस का कोई नेता तो वहां नहीं गया एक श्रद्धा के फूल चढ़ाने। काशी विश्वनाथ का मंदिर बना, उसका भी विरोध। उज्जैन में महाकाल का इतना बड़ा कॉरिडोर बना, उसका भी विरोध। ये सीमा क्या होगी? ये विरोध का कारण है नरेंद्र मोदी, कि कोई भी वो अच्छा काम करेंगे उसका विरोध करना ही करना है। लेकिन संसद प्रधानमंत्री से ऊपर है। संसद देश के लोकतंत्र का मुकुट है। और इसका आइडिया कांग्रेस को लेटेस्ट सर्वे से आया, जिसमें लोगों से पूछा गया कि 2024 में मोदी का सबसे बड़ा चैलेंजर कौन है, तो इसके जवाब में 34% ने राहुल के नाम पर मुहर लगाई, 11% ने केजरीवाल कहा, ममता 4%, अखिलेश 5% पर अटक गए, 25% ने अन्य को सपोर्ट किया। कांग्रेस अब इसी प्लान पर आगे बढ़ रही है कि मोदी को हराना है तो 24 में सबको साथ लाना ही है। कांग्रेस को लगता है कि सब साथ साथ लड़ेंगे, सबके वोट जुटेंगे तो मोदी को 24 में आसानी से हरा देंगे। इन 19 पार्टियों में वो चेहरे भी हैं जो आपस में लड़ भी रहे हैं, लेकिन मोदी को हटाने के लिए इकट्ठे दिख रहे हैं। इसीलिए नई संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार के बहाने एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखी गई, ये पूरा ड्रामा रचा गया। The boycott is obvious. They have opposed the construction of Parliament House at the first place, and they never thought that Prime Minister is going to. I mean, the construction of the Parliament building will be completed so soon. So everything has happened like a bouncer for the opposition. So just to save their face, they are enacting a drama of boycott. But the point remains, they never supported the project. From the day one, they have opposed it. And probably Parliament House will be open on the day associated with Veer Savarkar. That might be another reason for them to oppose the or boycott the function. So I am sure that this is just a drama. They never supported the project, so we did not expect them also to be in the function. हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष के जिस ड्रामे की बात कैमरे पर कही, उससे जुड़े फैक्ट्स सोशल मीडिया पर भी शेयर किए और कांग्रेस शासित सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। विपक्ष आज राष्ट्रपति का नाम लेकर मोदी पर जो टारगेटेड अटैक कर रहा है, कुछ फैक्ट से उसे भी एक्सपोज करते हैं। महाराष्ट्र विधान भवन का इनॉग्रेशन 1981 में हुआ था और इसे इनॉग्रेट किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। तब कोई बॉयकॉट नहीं हुआ। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने 2011 में मणिपुर में नए असेंबली कॉम्प्लेक्स और सिटी कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, बहिष्कार किसी ने नहीं किया। पंडित नेहरू ने कर्नाटक विधानसभा की फाउंडेशन स्टोन रखी थी, बॉयकॉट तो उसका भी नहीं हुआ। चंद्रबाबू नायडू ने सीएम रहते हुए आंध्र प्रदेश असेंबली की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया, तब भी बहिष्कार नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लैटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग का उद्घाटन किया, बॉयकॉट नहीं हुआ। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर का इनॉग्रेशन किया, बहिष्कार नहीं हुआ। यह लिस्ट बहुत लंबी है, इसमें वो सारे चेहरे और उनकी पार्टियां हैं जो आज नई संसद भवन के इनॉग्रेशन में जाने से सिर्फ इसलिए इनकार कर रहे हैं क्योंकि उसे मोदी इनॉग्रेट करने वाले हैं। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि दिक्कत नए संसद भवन से नहीं, प्रधानमंत्री मोदी से है। ये संसद तो पहले से था, आजादी के पहले से संसद था, इसलिए वहां तो कोई उद्घाटन का विषय उठेगा नहीं। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी संसद से जुड़ा हुआ है, एनेक्सी हो, लाइब्रेरी हो, तो कांग्रेस के लोग ही तो उद्घाटन करते रहे हैं। तो वो सब केवल बहाना है भाई, कि फलना नहीं किया, फलना करना चाहिए। तो अपने समय भूला गए थे। उस समय राष्ट्रपति नहीं थे जब राजीव गांधी लाइब्रेरी का उद्घाटन कर रहे थे। उस समय नहीं थे
जब एनेक्सी का उद्घाटन हो रहा था। तो ये सब एक बहाना है मोदी जी से विरोध करना है, मोदी जी का विरोध करना है। मोदी जी से लड़ने के लिए कई लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो इस एकजुटता की प्रयास कर रहे हैं। ये एक तरह से मोदी जी को गाली देने का विपक्ष में एक होड़ लग गई है, खास करके कांग्रेस पार्टी। इसलिए मैं समझता हूं कि जितनी गालियां लोग देंगे, जनता वोटों से भर भर करके मोदी जी को और ज्यादा सम्मान करेगा। लेटेस्ट सर्वे भी यही कह रहा है कि अगर आज चुनाव हो जाएं, तो मोदी ही नंबर 1 साबित होंगे, बाकी सारे पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए हर रोज मोदी विरोध की नई नई पटकथा लिखी जा रही है और उसे परोसा जा रहा है। पहले 19 पार्टियां साथ आती हैं, शाम होते होते नंबर 20 हो जाते हैं। लेकिन मोदी की लोकप्रियता जस की तस बनी हुई है। ताजा सर्वे के मुताबिक 40% लोग अभी भी मोदी को बेहद पसंद करते हैं। 25% कहते हैं मोदी अच्छे वक्ता है। 26% कहते हैं मोदी मेहनती और करिश्माई नेता है। 47% मोदी के काम को फुल मार्क्स देते हैं और ये आंकड़े देखकर ही मोदी विरोधी इतना जलते हैं। सेंगोल, भारत की संप्रभुता का यह सिंबल नरेंद्र मोदी खोज कर लाए, ढूंढ कर लाए। कुछ लोग इसे हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग इस पर सनातन सनातन कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसे मोदी की गदा तक कह दिया। प्रधानमंत्री पिछले कई महीनों से इसकी तलाश कर रहे थे। अब यह कहां से मिला, सेंगोल है क्या, और पहले प्रधानमंत्री नेहरू से इसका क्या कनेक्शन है? क्या नेहरू ने जिसे भुला दिया, मोदी उसे खोज कर लाए? क्या है सेंगोल की कहानी, जिसके बारे में अमित शाह ने आज बहुत सी बातें बताई? दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। गुलामी से आजादी का प्रतीक अब गुलामी की मानसिकता से आजादी का भी प्रतीक बनेगा। डेट डिसाइड है, वेन्यू भी डिसाइड है। भारत की संप्रभुता, शक्ति और संपन्नता के प्रतीक चिन्ह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की नई संसद में स्पीकर के आसन के पास स्थापित करने वाले हैं। तारीख होगी 28 मई। नरेंद्र मोदी के विरोधी कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं बचा। सपोर्टर कह रहे हैं कि असली लोकतंत्र तो अब आ रहा है, क्योंकि मोदी शासन में न्याय, निष्पक्षता और सांस्कृतिक विरासत को जगह दे रहे हैं। इन सब का प्रतीक है ये सेंगोल। पिछले 63 साल से प्रयागराज के एक म्यूजियम में रखी हुई सोने की एक छड़ी को मोदी ने देश की संप्रभुता का प्रतीक बना दिया। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना क्या इतनी महत्वपूर्ण है कि मोदी ने 3 मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेज दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है सेंगोल, जिसकी इतनी चर्चा है। सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है धन धान्य से भरपूर। सेंगोल दक्षिण भारत में 800 साल तक चोल साम्राज्य की परंपरा का हिस्सा रहा। अभी जिस सेंगोल की चर्चा हो रही है वो चांदी और सोने से बनी एक छड़ी है। मूल छड़ी चांदी की है और उसके ऊपर सोने का पत्थर चढ़ाया गया है। इस सेंगोल की लंबाई 5 फुट के करीब है और वजन करीब 800 ग्राम है। इसके ऊपर नंदी की एक छोटी सी प्रतिमा है जो धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। नंदी के नीचे गोला है जो दुनिया का प्रतीक है। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कह सकते हैं। इसका संबंध दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन करने वाले चोल राजाओं से है। करीब 800 साल तक चले चोल साम्राज्य में जब भी कोई राजा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता था तो सत्ता हस्तांतरण के रूप में उसे सेंगोल देता था। एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ
विराजमान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे आध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। नरेंद्र मोदी जिस सेंगोल को नई संसद में स्थापित करने वाले हैं, ये वही सेंगोल है जिसे 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था। तमिलनाडु के तिरुववदुतुराई अधीनम मठ के महंतों ने पवित्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके ये सेंगोल नेहरू को सौंपा था। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को संसद भवन के कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल में नेहरू का भाषण सब याद करते हैं, लेकिन सत्ता हस्तांतरण के समय लॉर्ड माउंटबेटन की मौजूदगी में जो राजदंड नेहरू को सौंपा गया था उसे भुला दिया गया। 1960 में यह सेंगोल दिल्ली से इलाहाबाद भेज दिया गया। तब से यह वहीं के संग्रहालय में धूल फांक रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने 1.5 साल पहले इसे ढूंढने का आदेश दिया और अब 28 मई को देश की नई संसद में इसकी स्थापना होगी। ये 1947 और 2023 का फर्क है। ये नेहरू और मोदी का फर्क है। नेहरू ने सांस्कृतिक विरासत के जिस प्रतीक को गुमनामी के अंधेरों में छोड़ दिया, मोदी उसे ढूंढ कर निकाल लाया। 28 मई को तमिलनाडु के अधीनम मठ से आए 20 विद्वान इसे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे और मोदी इसे स्पीकर के आसन के पास स्थापित कर देंगे। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधीनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने जो कुछ लक्ष्य तय किए, उनमें से एक लक्ष्य हिंदुस्तान की ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और उनका पुनर्जागरण है। प्रधानमंत्री ने गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति और सनातन सांस्कृतिक परंपरा की स्थापना का संकल्प लिया, तो मौजूदा संसद भवन के पास नई संसद बनाई गई। मोदी ने वहां अशोक स्तंभ और धम्म चक्र स्थापित किया। संसद भारत की संप्रभुता की सर्वोच्च संस्था है, इसलिए मोदी सेंगोल को स्पीकर के आसन के पास स्थापित करेंगे। नई संसद की दीवारों पर वेद वाक्य लिखे गए हैं, उपनिषदों और पुराणों में लिखे सूत्रवाक्य लिखे गए हैं और धर्म ग्रंथों में लिखे संस्कृत के श्लोक उकेरे गए हैं। मगर 2024 में मोदी को हराने के लिए एकजुट हो रहे विरोधी तो लोकतंत्र के मंदिर को मंदिर ही नहीं मानते। वो सेंगोल का सम्मान भला क्या करेंगे? हाँ, गदा कैसा होगा? आप गदा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर के ऊपर। अरे भाई, हम आपसे क्या कह रहे हैं? आप गदा आप सुन, मैं समझ गया। मैं अमर चित्रा कथा में पढ़ा हूं अपने बचपने में, जानता भी हूं। मगर आप थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्यों मारना चाह रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों मारना चाह रहे हैं? आप लगा तो रहे हैं। आप तो सजदा भी कर दिए थे जब पार्लियामेंट गए थे। मगर पार्लियामेंट की खूबसूरती यह है कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, अगर प्रधानमंत्री ऐसा इनॉग्रेट करेंगे और स्पीकर को पीछे कर देंगे, तो सवाल मोदी और ओम बिरला साहब का नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा गलत। 1, 2 नहीं 19 दलों ने नई संसद के उद्घाटन का बायकॉट करने का ऐलान किया।
बहाना राष्ट्रपति का बनाया, निशाना प्रधानमंत्री पर लगाया। संवैधानिक मुखिया जो हमारे हैं उनको करने देते, प्रधानमंत्री जी भी बैठ जाते, उपराष्ट्रपति जी को भी बैठा लेते, क्या ऐतिहासिक क्षण होता। पर सिंगल फोटो, सिंगल फ्रेम के चक्कर में मारामारी। वो ध्वज जब उतारा गया था, यूनियन जैक कांग्रेस का फहराया गया था देश का रात में 12 बजे, जिसका विरोध कर रही थी भाजपा के संगठन, तो वो सब तो निकलेगा, जवाहरलाल नेहरू सब कांग्रेस के साथ। तो बहुत सी चीज़ें हैं कांग्रेस की। ये संविधान भी तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कानून मंत्री कांग्रेस के अंबेडकर ने बनाया था। देश की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी लाखों करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके जिस तरह से प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए बनाया है, क्या उसकी ज़रूरत थी? आज जो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। तो इतना बड़ा काम है जो पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन होगा, उसको राष्ट्रपति जी को आप इनवाइट नहीं करेंगे, उनको आप जो ड्यू उनका रेस्पेक्ट है उसको आप नहीं देंगे, ये दुखद की बात है। तो इसीलिए हमारा मांग यही है, अगर राष्ट्रपति जी को इनॉग्रेशन के लिए उनको इनवाइट करेंगे और उनसे कराएंगे, तब हम पार्टिसिपेट करेंगे। दरअसल अभी हिंदुस्तान की सियासत में जो कुछ भी हो रहा है उसका रिश्ता 24 के चुनाव से जुड़ता है। फिर ये तो संसद है जहां नए सांसदों को आकर बैठना है। नई संसद को लेकर 3 नैरेटिव क्रिएट किए जा रहे हैं। पहला नैरेटिव ये कि नई संसद बनाने की जरूरत ही नहीं थी, इसे कांग्रेस ने शुरू किया और उसी का इकोसिस्टम इसे आगे बढ़ा रहा है। दूसरा नैरेटिव ये कि मोदी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए, इसे राहुल गांधी ने शुरू किया और अब 19 दल इसमें शामिल हो गए। तीसरा नैरेटिव ये कि नई संसद में सनातन धर्म के प्रतीक क्यों लगाए गए, इस नैरेटिव को ओवैसी प्रचारित कर रहे हैं। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना है इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो एमआईएम पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री वजीर आजम बजिद है कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। बायकॉट गैंग की बातें सुनेंगे तो सब एक जैसा बोल रहे हैं। उनके नैरेटिव के गुब्बारे की हवा निकालने का काम बीजेपी नहीं कर रही, बल्कि ये काम उन्हीं के बीच से हो रहा है। कांग्रेस की सरकार के समय संसदीय कार्य मंत्री रहे गुलाम नबी आजाद को सुनिए और समझिए कि नई संसद बनाना कितना जरूरी था। जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री जी थे और शिवराज पाटिल जी स्पीकर थे और मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, तो शिवराज जी ने एक दफ़ा मुझे अपने कमरे में बुलाया स्पीकर के, कहा देखें 2026 से पहले नया पार्लियामेंट और बड़ा पार्लियामेंट बनना चाहिए, क्योंकि 2026 तक अंकुश लगा है कि पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती। आज का उस वक़्त का जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ उतने ही एमपीज़ के लिए है जितने उस वक़्त थे, लेकिन अगर 200-300 और एमपी बढ़ेंगे तो वो कहाँ रहेंगे। तो उनका बिल्कुल बनना चाहें। तो फिर मैंने प्रधानमंत्री जी से भी बात की, तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात तो ठीक है। एनपीएम ने कहा अभी तो बहुत 30 साल हैं, अभी से काहे को सोचते हैं। हमने कहा सोचने में क्या, अभी अगर शुरुआत करेंगे तो बनने में भी तो 8-10 साल लगेंगे। और सोचिए, नई संसद बनाने के बारे में 30 साल पहले चर्चा शुरू हो गई थी। शुरुआत भी तब हुई जब मोदी कहीं नहीं थे। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, मोदी तब मुख्यमंत्री भी नहीं थे, न कहीं के मंत्री न कहीं के विधायक।
कांग्रेस ने सोचा और सोचकर छोड़ दिया। मोदी ने सोचा और 2.5 साल में नया संसद भवन खड़ा कर दिया। मैं सभी से आग्रह करता हूं, रिकंसिडर करके आप कृपया हाजिर हो जाए। सब वो कह रहे हैं राष्ट्रपति का अपमान है, इसलिए हम ये नहीं तो जा रहे हैं। बिल्कुल हम ठीक नहीं पॉलिटिक्स के कारण है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट होता है। कभी भी स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन की है। राहुल गांधी संसद के मेंबर नहीं है, इसलिए वो अभी संसद में नहीं बैठ सकते। प्रियंका गांधी वाड्रा जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगी वो भी यहां नहीं आ सकती। नई संसद में कौन कौन बैठेगा ये 2024 का चुनाव तय करेगा। उसी चुनाव को ध्यान में रखकर सारा गुणागणित हो रहा है। 24 के लिए कुल मिलाकर 3 ध्रुव बन गए हैं। पहला ध्रुव है मोदी गठबंधन, यानी बीजेपी और एनडीए के पार्टनर्स। 28 मई को ये फुल नंबर में मौजूद रहेंगे। दूसरा ध्रुव है विरोधियों का महागठबंधन, यानी यूपीए और उससे जुड़े 19 दल। ये 28 मई को बायकॉट करेंगे। तीसरा ध्रुव तटस्थों का है, जो न इधर हैं न उधर हैं। ये भी 28 मई को नई संसद में उपस्थित रहेंगे। वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, शिरोमणि अकाली दल बादल की बादल फैमिली, ये सब बायकॉट से दूर रहेंगे। केसीआर और मायावती की पार्टी को विपक्षी मोर्चे ने बुलाया नहीं, इसलिए वो अभी कहीं नहीं। इन तटस्थ नेताओं ने मोदी विरोधी मोर्चे से दूरी बना रखी है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। अगर संभावना बनी, जरूरत पड़ी तो ये नेता मोदी के खेमे में भी आ सकते। आज पाकिस्तान में इमरान खान को बहुत बड़ा झटका लगा है। इमरान खान के करीबी और पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने पीटीआई से इस्तीफा दे दिया है। फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने राजनीति से ब्रेक लेने का फैसला किया है। मैं इमरान खान से अलग हो रहा हूं। फवाद चौधरी का इस्तीफा आने के कुछ ही देर बाद इमरान खान ने देश को संबोधित किया। इमरान ने कहा कि मैंने ही अपने लोगों को अंडरग्राउंड होने के लिए कहा है। वो जिस तरह होता था ना, खुल जा सम, आप जादू का लफ्ज कह दें कि जी मैं तहरीक इंसाफ में नहीं हूं तो आप रिहा हो सकते। मजाक हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। अगर आप नहीं कहते कि मैं तहरीक इंसाफ में हूं तो आपके ऊपर जुल्म होंगे, तशद्दुद होगा। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। लोग अब इतना खौफ और हिरासा फैलाए, और मैंने खुद कहा हुआ है अपने लोगों को कि चुप जाओ। मैं खुद कह रहा हूं अपने कारकुनों को, अपने ऑफिस बेरर्स को, अपने ओहदेदारों को, कोई जरूरत नहीं है आपको सामने आने की। अपने घरों में ना रहो, छुप जाओ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।